पांच जगत वर्गीकरण में हमने देखा कि बहुत से कुछ ऐसे जीव हैं जो उसमें शामिल नहीं हैं, जैसे वायरस, लाइकेन, विरोइड। चलिए, इनका उल्लेख नहीं है, फिर भी इनका एक हम संक्षिप्त परिचय तो देख ही लेते हैं। वायरस, आपको कभी ना कभी जुकाम या फ्लू तो हुआ होगा, डॉक्टर के पास भी गए होंगे, डॉक्टर ने ये भी कहा होगा कि इसकी वजह क्या है, आपको पता है। वायरस जो है वो है क्या? क्या आपने सोचा कि वायरस जो है उसको वर्गीकरण में क्यों नहीं रखा गया? हम अगर वायरस के बारे में बात करें तो वायरस वास्तविक जीवन नहीं है। हमने अभी तक जितने भी जीवों के या सजीवों की बात की या जिनके बारे में हमने अभी तक जो भी वर्गीकरण पढ़ा, हमने सभी की एक कहा कि कोशिका होती है या एक कोशिकीय संरचना होती है, पर वायरस जो है ये अकोशिक जीव है। ये कोशिका के बाहर इसकी संरचना अगर हम देखें तो एक रवेदार संरचना होती है, लेकिन जब ये कोशिका के अंदर आ जाता है तो ये सजीव हो उठता है। ये कोशिका की मशीनरी का इस्तेमाल करके ये अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम हो जाता है और जो मेजबान कोशिका होती है उसको ये मार देता है। तो हम वायरस को क्या कहें, सजीव या निर्जीव? वायरस का अर्थ होता है विष। 1892 में इवानोवस्की ने तंबाकू से मोज़ैक रोग जो होता है उसके रोगाणु को पहचाना था और इसे ही उन्होंने वायरस नाम दिया। बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर था उसमें से भी ये वायरस छनकर नीचे आ गए थे, मतलब कहने का कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे। 1898 में बेजेरिनेक नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पाया कि जो संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस है वो जो स्वस्थ तंबाकू के पौधे हैं उनको भी संक्रमित कर रहा है। तब उन्होंने इसे संक्रमित जीवित तरल कहा। बाद में 1935 में स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि वायरस जो है ये रवेदार बनाया जा सकता है और ये जो रवा है या रवेदार जो वायरस होते हैं ये प्रोटीन होता है कोशिका के बाहर, और ये बाहर जब होता है तो ये निष्क्रिय होता है। चलिए अब हम वायरस की संरचना को देखते हैं। प्रोटीन के अलावा इसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसका केंद्रक प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ जो है वो संक्रामक होते हैं। पादप वायरस, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, यहाँ देखिए, पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है, दिख रहा है आपको, और जो कैप्सिड वाला भाग है वो प्रोटीन का बना होता है। जंतु वायरस की अगर हम बात करते हैं तो जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी हो सकती है और ये आरएनए अथवा डीएनए की होती है। आप जानते हैं ये वायरस जो होता है ये बैक्टीरिया को भी संक्रमित करता है और ये कहलाता है फिर बैक्टीरियोफेज। चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। ये बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी जो होते हैं ये प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन आवरण की जो कैप्सिड है वो कैप्सोमियर्स से मिलकर बनती है, जैसा कि आपको मैं यहाँ चित्र में दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ ये कैप्सिड जो है ये न्यूक्लिक अम्ल जो होगा या न्यूक्लिक एसिड जो होगा डीएनए या आरएनए के रूप में उसको संरक्षित करने का काम करता है। ये एक ऊपर का जो शीर्ष भाग है ये एक बहुफलक ज्यामिति के रूप में देखिए आपको लगे हुए दिख रहे हैं। ऊपर का जो हेड पार्ट है शीर्ष, उसके बाद नीचे देखिए कॉलर, कॉलर के बाद आएगा एक कवरिंग या आच्छाद जिसको कहेंगे, और नीचे उसमें आपको तंतुनुमा जो दिख रहे हैं वो है उसका पुच्छ या टेल। ये तो हुई संरचना की बात। चलिए अब इनसे होने वाले कुछ रोग, चाहे वो मनुष्यों में हो या पौधों में, उनके बारे में देख लें।
मनुष्य में जो वायरस से होने वाले रोग हैं उनमें मुख्यतः आता है मम्प्स, चेचक, हर्पीस, एड्स, इन्फ्लुएंजा आदि। पौधों की अगर हम बात करें तो ये पौधों को भी संक्रमित करते हैं। पौधों में जो मोज़ेक बनना होता है लीफ में, इधर देखेंगे आप चित्र में, कुछ पत्तियों का मुड़ना या कुंचन जिसे हम कहते हैं, पीला पड़ना, शिरा की स्पष्टता, बौना या अवरुद्ध वृद्धि होना, ये सारे जो रोग हैं ये एक वायरस की वजह से ही होते हैं। चलिए अब विरोइड के बारे में जानें। 1971 में T.O. डाइनर नामक वैज्ञानिक ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग, ये दिख रहा है आपको, ये इसी से होता है। इनमें प्रोटीन का अभाव होता है और आरएनए जो होता है वो, अगर हम वायरस से इसकी तुलना करें तो इनके आरएनए का आणविक भार जो है वो वायरस से काफ़ी कम होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं लाइकेन को। लाइकेन ये सहजीविता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें शैवाल और कवक दोनों सहजीवी सहवास कह लें या पारस्परिक उपयोगिता सहवास कह लें, उसमें पाए जाते हैं। शैवाल की जो घटक है उसे हम शैवालांश कहते हैं और कवक के घटक को हम कवकांश। शैवालांश जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं और कवकांश जो है ये परपोषी होते हैं। जब ये सहजीविता में रहते हैं तो जो शैवाल है वो भोजन, चूंकि उसमें हरित लवक उपस्थित है तो वो भोजन बनाने का काम करेगा और वो भोजन वो कवक को देगा। बदले में कवक से वो आश्रय, खनिज, जल लेगा। ये दोनों इतने अच्छे से एक साथ रहते हैं, अगर हम प्रकृति में इन्हें कहीं देखें तो हमें ये पता लगाना मुश्किल होगा कि इसमें शैवाल कौन सा है और कवक कौन सा। इसके अलावा ये प्रदूषक या हम कहें प्रदूषण के सूचक का काम भी करते हैं। ये जब प्रदूषण वातावरण में या पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ जाता है तो ये वहाँ पर कभी नहीं उगेंगे। तो ये एक अच्छे सूचक हैं जो हमें बताते हैं कि प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ रहा है।